बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर विद यासिर रशीद। नाज़रीन, हर दौर हुकूमत में एक मसला हमेशा रहता है और वो मसला है डॉक्टर्स और हुकूमत का। हर दौर में डॉक्टर्स हड़ताल पर होते हैं, फिर हुकूमत और डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, डॉक्टर्स OPDs बंद कर देते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, डेडलाइंस दी जाती हैं, मुज़ाकरात होते हैं और वो फिर कामयाब हो जाते हैं। कुछ अरसे बाद यही फिल्म देखने को दोबारा मिलती है, लेकिन इस बार फिल्म का स्क्रिप्ट कुछ मुख्तलिफ है। 48 डॉक्टर्स ने इस्तीफे दिए, ना सिर्फ इस्तीफे दिए बल्कि वो इस्तीफे मंजूर भी हो चुके हैं। हुकूमत इसको मामूल का अमल करार देती है तो यंग डॉक्टर्स इसे हुकूमत की गलत बयानी कहते हैं। यानी आज भी ये मसला हल ना हुआ। इस वक्त हम तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं कि जब डॉक्टर्स की ज़रूरत है तो यही डॉक्टर्स इस हसास वक्त में इस्तीफे देने लग गए, तो हम इस वबा से कैसे छुटकारा पाएंगे? आखिर हमारे डॉक्टर्स के मसाइल का हल क्यों मुमकिन नहीं है? आखिर इस वक्त डॉक्टर्स को क्यों जाने दिया गया? क्या हुकूमत के पास इस तरह के मसाइल के लिए कोई हिकमत अमली मौजूद है या नहीं? इसी पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। राना साहब, क्या ये वाकई मामूल का अमल है? क्योंकि अभी तक वजूहात सामने नहीं आ सकी कि डॉक्टर्स ने किन वजूहात को बुनियाद बनाकर इस्तीफे दिए हैं जो मंजूर कर लिए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए यार सर, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि ये तो इसमें कोई शक नहीं कि जब भी कभी कोई क्राइसिस होती है, कोई मामला होता है, तो कुछ डॉक्टर्स के ग्रुप ऐसे हैं, मैं सारे डॉक्टर्स नहीं कह रहा, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो हड़ताल पे आ जाते हैं, किसी ना किसी मामले पे हड़ताल पे आ जाते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि उनको सारा कुछ उस वक्त ही याद क्यों आता है जब पूरी कौम को उनकी ज़रूरत होती है, जब कोई मसला या मसाइल सामने होते हैं। अब यह ऐसा हुआ है, मौजूदा हुकूमत में देखें तो जितनी सहूलतें इस कोरोना और कोरोना से पहले डॉक्टर्स को मिली हैं, मेरी बात से कोई इत्तेफाक करें या ना करें, यंग डॉक्टर से इख्तलाफ करें या जो भी समझें, उतनी सहूलतें पहले नहीं मिली थी। अब डॉक्टर्स क्यों ऐसा कर रहे हैं? और जिस तरह जिन डॉक्टर्स ने इस्तीफ़े दिए पिछले दिनों, जिसका बड़ा एक शोर मचा, उनमें से तो किसी एक डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि हम क्यों इस्तीफ़ा दे रहे हैं, लेकिन यंग डॉक्टर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब मामला बिल्कुल किसी और तरफ जा रहा है। लगता है इस तरह है कि जैसे डॉक्टर्स के किसी ग्रुप्स को कोई और लीड कर रहा है, किसी और तरफ से उन्हें हदायत मिलती हैं और जहाँ से उन्हें हदायत मिलती हैं वो हदायत हुकूमत के ख़िलाफ़ कम होती हैं, अवाम के ख़िलाफ़ ज़्यादा होती हैं। मौजूदा हालात में अगर हम देखें तो इन हालात में अगर किसी को कोई तकलीफ़ थी तो उसका हल भी हो रहा था, उसको सहूलत भी मिल रही थी, पूरी कौम डॉक्टर्स को सलूट करती थी। क्या ये पहले कभी हुआ था? PIC के मामले में सारा पाकिस्तान, तमाम सियासी जमातें डॉक्टर्स के साथ खड़ी थी। उसके बाद मौजूदा हालात में किस शख्स ने जाके डॉक्टर्स को सलूट नहीं किया? जितनी तनख्वाहें, जितने मराआत मिली, उसके बाद अगर कोई डॉक्टर छोड़ के जाता है और छोड़ के जाने के बाद अगर वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में वही जॉब करता है और ज़्यादा पैसे लेके करता है, तो फिर उसकी मैं समझ तो ज़्यादती भी है इस वक्त में जब ज़रूरत है पूरी कौम को। तो ये तो असल हक़ाइक़ तो चूँकि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब बताएंगे, लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन यही है कि जिन डॉक्टर्स ने छोड़ा है उनमें कोई कोरोना की वजूहात नहीं है। सही, अगर कोरोना की वजूहात होती तो आज वो भी सियासत में किसी न किसी जगह नजर आते, मगर उनके छोड़ने को कोरोना की वजूहात बनाने के लिए जहां कुछ डॉक्टर्स मुतहरक है, वहां पर कुछ सियासी जमातें भी मुतहरक हैं। सही। डॉक्टर साहिबा, वजह क्या बनी है? अगर तो ये मामूल की कार्रवाई है तो क्या माजी में भी इतनी बड़ी तादाद में इस्तीफे पहले आए हैं? और साथ ही साथ YDA ये क्यों क्लेम कर रही है कि जो डिपार्टमेंट है वो गलत बयानी से काम ले रहा है? क्या YDA इस वाक़े को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रही है? देखिए जी, अगर तो YDA का कोई लीडर रिज़ाइन कर देता तो वाकई परेशानी वाली बात होती। लीडरों में से तो किसी ने रिज़ाइन नहीं किया, इसलिए इसको अपने उस पर क्रेडिट लेने के लिए एक सिर्फ सियासत खेली जा रही है। और मैं आपको बताती चली जाऊं, जितने 48 के 48 डॉक्टर्स हैं उनके एक एक के केस को मैंने खुद देखा, और इनमें से कुछ डॉक्टर्स छोड़ के इसलिए गए हैं कि उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन ज्वाइन कर ली है, कुछ डॉक्टर्स इसलिए छोड़ गए हैं कि उनको कंसल्टेंट की पोस्ट मिल गई है। ये एडहॉक अपॉइंटमेंट्स होती हैं। अब आपको मैं ये भी बताती चली जाऊं कि एडहॉक अपॉइंटमेंट्स क्या होती हैं। जब हम रिक्वेजिशन भेज देते हैं ना पब्लिक सर्विस कमीशन को, जिस तरह इस वक्त 2000 डॉक्टर्स की रिक्वेजिशन पब्लिक सर्विस में गई हुई है और तकरीबन 1000 डॉक्टर जो है वो सिलेक्ट होके आ गया है जिनकी अब तैनात हो रही है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इनमें से कोई डॉक्टर जिसने रिजाइन करके उसको परमानेंट पोस्ट मिलके उसकी कहीं और पोस्टिंग हो गई है। इस वजह से अगर आप देखिए तो ये रेजिग्नेशंस जो हैं ये फरवरी के महीने से शुरू होके, तब तो अभी कोरोना नहीं आया था, मार्च, अप्रैल, मई, जून के महीने तक जो रेजिग्नेशंस हुई वो सारी इकट्ठी करके 48 थी। हर महीने 8-10
डॉक्टर्स रिज़ाइन करते हैं बिकॉज अगर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है या उन्होंने कोई और उनको अच्छी नौकरी मिल गई है तो वो चले जाते हैं। और ये क्योंकि कच्ची नौकरी होती है, सवाए एक डॉक्टर के देयर इज ओनली वन डॉक्टर जिसने अपनी परमानेंट पोस्ट छोड़ी है। और कई दफ़ा ये होता है कि उनको कोई बेहतर एमोल्यूमेंट्स पे नौकरी मिल जाती है तो वो छोड़ जाते हैं। अब जो बाकी 47 के 47 एडहॉक डॉक्टर्स थे, और ये एडहॉक की जो नौकरी होती है सिर्फ 1 साल की होती है, और टिल द टाइम यू हैव रेगुलर इनकम्बेंट कमिंग इन, यानी जो पब्लिक सर्विस कमीशन के जब सिलेक्टीज आएंगे तो जितने एडहॉक पे डॉक्टर्स हैं उनको हम वैसे भी फारिग कर देंगे। दूसरी बात आपको बताती चली जाऊं, जहां तक कोरोना का ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ने बहुत कामयाबी से इस वबा पे इस वक्त काबू पाया। अल्लाह की बहुत बड़ी हमारे पे मेहरबानी है, उसका जितना शुक्र अदा करें कम है। इस वजह से कि अगर हम अपने हमसाए मुल्क इंडिया में देखें तो उस वक्त दिल्ली का जो हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कोई हालात जो हैं, लाहौर जो हमारी एक एपी सेंटर था उसमें ऐसी कोई बात डेवलप नहीं हुई। इस दौरानिया में हम लोगों ने 1300 डॉक्टर्स रखे भी हैं, यानी आप 48 डॉक्टर्स को बार बार ये खबर बना रहे हैं। गलती सिर्फ एक जरूर हुई हमारे डिपार्टमेंट से कि इस 4-5 महीने के अंदर जिन जिन लोगों ने रेजिग्नेशंस दी थी, बजाय साथ साथ उनकी नोटिफिकेशन करने के, इन्होंने क्या किया कि जब इकट्ठी हुई तो 48 की 48 इकट्ठी कर दी, वरना तो ये 5 महीने से रेजिग्नेशंस चल रही थी और ये हर महीने होती हैं। इसलिए मैं इसको मामूल की बात कहती हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो वाईडीए है हर आए दिन क्लेम करती है हमें मसाइल का सामना है। आप ये देखें कि सीएसपी और डीएमजी ओएमजी के अंडर जो हॉस्पिटल्स आते हैं, यानी जिन्हें सेक्रेटेरिएट से कंट्रोल किया जाता है, वहां पे ऐसे मसाइल देखने को नहीं मिलते। लेकिन अगर हम टेस्टी हेल्थ केयर के डिपार्टमेंट्स देखें जो खुद मुख्तार हैं, वो पहले ही उन्हें खुद मुख्तारी दी गई है, प्रॉब्लम सिर्फ उन्हें ही क्यों होती है, दूसरे इदारों को क्यों नहीं होती? देखिए, मेरा जहां तक वाईडीए का ताल्लुक है, मेरा ख्याल अब तो कोई शायद ही ऐसी कोई डिमांड रह गई है उनकी। अगर जैसे फॉर एग्जांपल तनख्वाहें इनकी बढ़ गई, फिर पोस्ट ग्रेजुएट नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स बढ़ाई गई, फिर सबसे बड़ी ये बात है कि इस पिछले साल में और इस साल के शुरू तक हमने अब तक 15,000 डॉक्टर्स और नर्सेज की तैनात की ऑन परमानेंट बेसिस थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी प्योरली मेरिट पे। जनरल साहब जो इसके पब्लिक सर्विस कमीशन के जो हेड हैं, उन्होंने कहा कि मैंने 70 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जितनी हमने अपॉइंटमेंट्स पिछले साल की हैं, यानी 15,000 अपॉइंटमेंट्स पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हुई हैं। इतनी बड़ी डॉक्टर्स की तैनाती आज से पहले कभी किसी हुकूमत ने नहीं की। फिर उसके अलावा डॉक्टर्स की प्रमोशनें, फिर डॉक्टर्स की कंसल्टेंट्स की, इस मरतबा हमने 2200 पोस्टें एडवर्टाइज की थी कंसल्टेंट्स की, जिसके ऊपर 1800 डॉक्टर्स जो हैं वो तैनात हुए। हमारे हर बेसिक हेल्थ यूनिट में अब डॉक्टर मौजूद है। तो मेरा ख्याल है ये डॉक्टर साहब बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। सियासत डॉक्टर साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आप, सियासत, ये तो हम भी कह रहे हैं कि सियासत क्यों कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आ जाए हम कोरोना, अल्हम्दुलिल्लाह आपने कहा जी ख़त्म हो रहा है, अल्लाह करे पूरी कौम। एक तो हमें ये बता दें कि कोरोना से मुकम्मल निजात हमें कब तक मिलनी है, उम्मीद क्या है, और दूसरा ईद आ रही है। पहले भी ईद पर SOP पे किसी अमल नहीं हुआ था और आपने देखा लाहौर क्या, पूरा पाकिस्तान क्या, हर तरफ वही हालात हो गए। क्या इस वक्त कोई ऐसी हिकमत अमली बनाई गई है कि ईद के मौका पर कोई ऐसी हिकमत अमली जिससे कोरोना से बचा जा सके और ये कोरोना का जो एकदम तेज़ी से फिर फैलना है, इसे रोका जा सके? राना साहब देखिए, बहुत अहम चीज़ ये है कि जिस पीक का हम इंतज़ार कर रहे थे, लगता है कि वो पीक जून के 11-12 तारीख को आ गई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता केसों की तादाद कम होती चली जा रही है। और मेरी इतला के मुताबिक कल रात जब मेरी डॉक्टर असद असलम से बात हुई तो लाहौर जो कि हमारा वबा का सेंटर है, एपी सेंटर है, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स जो दाखिल थे सारे अस्पतालों में, जिसमें सरकारी और निजी अस्पताल सब शामिल थे, उसके अंदर कोई तकरीबन 380 थे एज कम्पेयर टू 1106 जो कि 11 जून को जो दाखिल थे। तो आप अगर देखिए तो तादाद 1/3 रह गई। और सबसे बड़ी बात है, इस वक्त 60% हमारी बेड्स की कैपेसिटी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह खाली है, और हमारे पास ये बेड कैपेसिटी, वेंटिलेटर्स की कैपेसिटी है। जहाँ तक ताल्लुक है टेस्टों का, 8,000 के लगभग तकरीबन आज के दिनों में टेस्ट हुए हैं, और इसके इस दौरानिया में कि नंबर ऑफ केसेस जो सामने हमारे आए हैं वो 930 है।
तो इसलिए जो आपको पता है पिछले दिनों तादाद हजारों में चली गई थी, अब आहिस्ता आहिस्ता तादाद कम होती चली जा रही है। ईद पे क्या करें डॉक्टर साहब? रोजमर्रा का जो वो भी कम होता रहा है। ईद का रश रोकने के लिए क्या? ईद की बात आपको बताती चली जाऊं जी। ईद के लिए यही किया है कि आपको पता है जो आपकी अपना मवेशी मंडी लगती है उसको एक तो शहर के हदूद से बाहर रखा जा रहा है और उसके लिए बड़े स्ट्रिक्ट SOPs जो हैं वो बाकायदा प्लान आउट हुए हुए। 15 दिन पहले मंडियां लगने की इजाज़त होगी और फिर पूरी कोशिश की जाएगी। ये बहुत सख्त किस्म की एक बात अहकामात जो हैं वो चीफ मिनिस्टर साहब ने जारी किए हैं कि हर तरीके से आपने SOPs फॉलो करने। फॉर एग्जांपल जो बंदे लेने जाएंगे 2 बंदे से ज़्यादा एक गाड़ी के अंदर कोई भी ना हो, बच्चों का बुजुर्गों का वहाँ बिल्कुल जाना सख्त ममानियत है। मास्क के बगैर वहाँ कोई भी नहीं होगा, वहाँ सैनिटाइजर्स प्रोवाइड किए जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि जो बेच रहे हैं और जो खरीद रहे हैं वो सब SOPs जो हैं उनको फॉलो करें। क्योंकि आप बिल्कुल सही कहते हैं, पिछली दफ़ा छोटी ईद के ऊपर अगर हम SOPs के ऊपर अमल दरामद होते तो फिर वो इतनी बड़ी जो हमने वबा की पीक देखी वो शायद हमें देखना पड़ती। लोगों को ये बात समझानी जरूरी है। डॉक्टर साहब बात आप मंडियों की कर रही हैं, SOPs पर अमल दरामद, SOPs पर अमल दरामद होना जरूरी है, लेकिन आप ये देखें कि गुज़श्ता ईद पर डॉक्टर्स की जानिब से रिकमेंडेशन ये थी कि लॉकडाउन किया जाए। SOPs की बात नहीं हो रही थी, लॉकडाउन की बात हो रही थी। तो क्या अब उस मौक़िफ़ में तब्दीली आई है कि लॉकडाउन ना किया जाए, SOPs पर अमल दरामद करवाया जाए? जी बिल्कुल, SOPs पे मकसद ये है कि आपने दोनों पहिए चलाने हैं और इस वक्त जिस तरह हमने लॉकडाउन किया उसका एक अच्छा असर हुआ और इस वक्त नंबर जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कम होते नज़र आ रहे हैं। तो जिन लोगों ने सारे साल जानवर अपने पाले हैं सिर्फ उस एक दिन की वो कारोबार के लिए और उनका सारा साल की जो दरामद है वो इसी पे डिपेंडेंट है कि वो अपने सारे साल का खर्चा इससे निकालेंगे, तो उनके साथ तो बहुत बड़ी जाती होगी ना कि अगर आप मवेशी मंडी लगने ना दें, क्योंकि लोगों ने कुर्बानी का जानवर तो खरीदना है। कोशिश हम ये कर रहे हैं कि लोगों में ये शऊर पैदा करें कि आप इज्तिमाई कुर्बानी कर लें। आपकी अगर मस्जिद जो है, आपकी अपने मोहल्ले की मस्जिद जो है वो इज्तिमाई कुर्बानी कर दे तो आप सबको जाके जानवर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी मस्जिद को पैसे दे दीजिए, वो आपका जानवर खरीद के इज्तिमाई। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं हम, लेकिन आपको पता है फिर भी कई लोगों को शौक होता है कि वो अपने जानवरों को खुद करेंगे और बहुत सारे लोग अब बुकिंग्स करा रहे हैं इज्तिमाई कुर्बानियों के लिए। उम्मीद है कि इंशाल्लाह सिचुएशन कंट्रोल रहेगी। डॉक्टर साहब बाजारों में क्या करेंगे? ये तो आपने कर दिया मवेशी मंडियों का, बाजारों में जिस तरह रश होता है उसमें नहीं कंट्रोल होता, बच्चे बूढ़े, उसका क्या हिकमत अमली है? मेरा ख्याल है SOPs तो आपको हर जगह प्रैक्टिस करने पड़ेंगे सख्ती से। ऑलरेडी आपको पता चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि SOPs हैव टू बी प्रैक्टिस्ड और हमने कुछ इलाके जो हैं अब फिर दोबारा से देख रहे हैं जिनमें अगर थोड़ी सी तादाद ज़्यादा होगी तो हम उनको लॉकडाउन कर देंगे। लोगों को इस बात की समझ होनी चाहिए कि अगर तो वो चाहते हैं कि ज़िंदगी का कारोबार भी चलता रहे और ये वबा भी ना फैले तो फिर उनको हुकूमत की बात सुननी पड़ेगी। तो डॉक्टर साहब ये कहिएगा कि स्मार्ट लॉकडाउन जो किया गया, तरीकाकार अपनाया गया, कुछ हद तक कमी भी वाकई हो गई है, आपको ये तरीकाकार बेहतर लगा यानी अब तक के तरीकाकार में? तो क्या ईद के दिनों में किसी मखसूस इलाके पे फिर दोबारा स्मार्ट लॉकडाउन होने जा रहा है? देखिए ये तो आप देखें हर रोज फिगर्स आती हैं सामने, हर रोज एनालिसिस होता है। जो सेंट्रल कंट्रोलर कमांड है उनके पास हमारे स्टेटिस्टिक्स जाते हैं। अगर वो सोचते हैं कि किसी इलाके के अंदर दोबारा वबा बढ़ रही है तो वो हमें इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, वो इलाका हम बंद कर देते हैं। सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू डूइंग स्मार्ट लॉकडाउन इन दोज एरियाज जिन एरियाज के अंदर वबा जो है या वायरस की इन्फेक्शन जो है वो बढ़ेगी। इसलिए अगर लोग चाहते हैं कि उनके इलाके खुले रहें तो फिर अब लोगों को तो इस मरतबा पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो SOPs पे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कर दें, वरना हम इलाके बंद कर देंगे। डॉक्टर साहब आपके पास रोज़ाना फिगर्स आ रहे हैं, क्या देख रही हैं कब तक हमें इस वबा से निजात मिल जाएगी या इस पे कोई ऐसा सिस्टम हो जाएगा कि लोगों में जो खौफ है वो इंतहाई दर्जे कम हो जाए और लोग इसे एक बीमारी ही तस्वर करें, इसे कोई ऐसा ना हो कि जिस तरह यानी हर सिस्टम खुल जाए? मेरा ख्याल है कि राना साहब बहुत उम्मीद है, जुलाई और अगस्त का महीना मुश्किल वक्त होगा और मुझे उम्मीद है कि अगस्त के एंड तक
सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और हम उम्मीद रखते हैं कि हम बाकी अदारे भी शायद खोलना शुरू कर दें। इसके ऊपर काम ऑलरेडी होना शुरू हो गया है, क्योंकि आपको पता है तालीमी अदारे सारे बंद रहे हैं और बच्चों का बहुत हर्ज हो रहा है एजुकेशन का। अगर इंशाल्लाह जिस तरह ये वबा कम होती चली जा रही है, अगर इसी रफ्तार से कम हुई तो फिर बाकी अदारे खोलने के बारे में भी हुकूमत सोच रही है और उसके SOPs जो है बाकायदा तैयार किए जा रहे हैं। तो हम सोच रहे थे कि एक और स्पेल आना है। मैं बता रही हूँ कि मुझे आपने क्या सोचा, मैं दोबारा बताइएगा। जो कहा जा रहा था कि एक और स्पेल ला सकता है और इससे बड़ा सख्त स्पेल ला सकता है, अब उसके कोई इम्कानात तो नहीं? कुछ कहा नहीं जा सकता। वजह यह है कि देखिए ईरान में हालात ठीक होते होते दोबारा एक अपसर्ज आए। इसी तरीके से कुछ मुल्कों के अंदर डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद दोबारा एक सर्ज आई और ये मेरा ख्याल है तब आती है जब लोग जो है वो ये अपनी SOPs फॉलो नहीं करते और बेहतियाती करनी शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से फिर मसले जो हैं फिर दोबारा बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इसलिए मेरी इल्तिजा होगी आपके प्रोग्राम के थ्रू और आपके प्रोग्राम की वसादत से, और अगर आप भी कह सकें लोगों को कि खुदारा ये जो मईशत का पहिया चलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी कारोबार खुले रहें, लेकिन इन कारोबारों को खुले रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम SOPs फॉलो करें। सोशल डिस्टेंसिंग, वो काम जिसके लिए बहुत ज़रूरी हो घर से निकलना, वो उस काम में जाना चाहिए। बुजुर्गों को घर से नहीं निकलना चाहिए। बच्चों को आप इस वबा से बचाइए। तो इंशाअल्लाह अगर हम सब हिम्मत करेंगे और बतौर कौम ये इस जंग में हम शामिल होंगे तो मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम बतौर कौम अगर हम अपना किरदार अदा करते रहे और इसी तरीके से SOPs पर आमद होता रहा और हम एहतियात की तरफ ही माइल रहे तो सूरत हाल 1-2 माह बाद मुख्तलिफ हो सकती है। अगर ये ग्राफ इसी तरह नीचे आता रहा तो हम बहाली की जानिब भी गामजन हो सकते हैं, खुशहाल भी हो सकते हैं, कारोबार भी दोबारा खुल सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन में हमेशा ही इख्तलाफ रहा है, इसलिए एक जमात हुक्मरानी करती है तो दूसरी जमात अपोजिशन। लेकिन वो इख्तलाफ इस दौर में देखने को मिला, शायद ही किसी और दौर में देखने को मिला हो। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, असम्बली में लफ्जी जंग मामूल बन गई। टॉक शोज या सोशल मीडिया हो, हर जगह दोनों यानी हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाती नजर आती हैं। क्या यही वजह है कि अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ तमाम जमातों को जो कि अपोजिशन में हैं सबको इकट्ठा करने जा रही है और एक APC का प्लान बनाया जा रहा है? आज दोनों बड़ी जमातें यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं में राबिता भी हुआ है। क्या अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक चलाएगी? क्या अपोजिशन अवामी तहरीक चलाएगी? क्या अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देगी, या ये पहले की तरह अवामी इज्तिमा होगा और आखिर में अपोजिशन आराम से घर को चली जाएगी? इसी पर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़बान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले राना साहब आपकी जानिब आता हूँ। आज टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के दरमियान और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के दरमियान। क्या हालचाल पूछा गया है या फिर मुस्तकबिल के लिए किसी पैचअप की भी नवीद है? देखें, एक तो बड़ी चीज़ है पैचअप। अगर हम ये कहें कि ये पैचअप ये होगा कि आइंदा इंतखाबात ये आपस में मिलकर लड़ेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के अपने नज़रियात है, मुस्लिम लीग नून के अपने नज़रियात है। और देखा जाए तो तहरीक इंसाफ के आने से पहले यही दो सियासी जमातें थी जिनके दरमियान मुकाबला होता था, और अब भी जिन हलकों में मुकाबले हुए इनके बड़े क्लोज मार्जिन से इनके मुकाबले हुए हैं। तो इनका इस मौजूदा दौर में तो ये इकट्ठे होंगे। इस हवाले से कि मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ एक एजिटेशन के सिलसिला में हो सकते हैं, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद के सिलसिला में हो सकते हैं, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ ABC, कोई भी ऐसी चीज़ जो उसमें हो सकते हैं। लेकिन मेरे पास ये इतला है कि अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से अभी कोई ऐसी संजीदगी से गौर नहीं हो रहा, लेकिन ये ज़रूर गौर हो रहा है कि मौजूदा हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए, मौजूदा हालात में तमाम अपोजिशन जमातों को एक करने के लिए इस दफ़ा मौलाना फजलुर रहमान नहीं, बिलावल भुट्टो जो हैं वो मुतहरक हुए हैं। और आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उन्होंने रब्ता किया है, और जब पीपल्स पार्टी मुतहरक होती है तो फिर हमें नज़र आता है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। और पीपल्स पार्टी अब मुतहरक हो चुकी है, और जब बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं, एक तो वो कोई ऐसा गैर, मैं एक बड़ा क्लियर कर दूँ, पीपल्स पार्टी कोई गैर जमहूरी काम नहीं करेगी।
ये बड़ी क्लियर, किसी को पीपल्स पार्टी से 100 मुखालफत हो सकती, लेकिन जमहूरियत के खिलाफ पीपल्स पार्टी कभी नहीं जाएगी। और जब जमहूरियत के खिलाफ नहीं जाएगी तो पीपल्स पार्टी वही काम करेगी जो जमहूरी तरीके से होता है। और इस पर मेरी इतला है कि शायद ABC के बाद आने वाले दिनों में कोई बड़ी एजिटेशन जो है वो चलाई जाए और असम्बली के अंदर टफ टाइम दिया जाए। सही। कायरा साहब, मुलाकात जो अभी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है उस पर तो बाद में बात कर लेते हैं, लेकिन खबरें कुछ ये भी थी कि जब बिलावल साहब लाहौर में मौजूद थे तो उन्होंने बारहा कोशिश की कि मियां शहबाज शरीफ साहब से राबिता हो जाए, लेकिन नून लीग की तरफ से संजीदगी नहीं दिखाई गई। क्या ये सच है? देखिए, बिलावल साहब कोशिश में थे और हैं कि अपोजिशन की जमातों को इकट्ठा किया जाए। जब ये बजट आया, बजट से पहले हमारी कोशिश थी कि APC हो जाए। फिर जब बजट आ गया तो उसके बाद हमारी संजीदगी से ये कोशिश हुई कि जो बजट इस वक्त पे तवक्को किया जा रहा था, जो कोरोना के बाद और इस वक्त की सूरत हाल है, इसमें जिस तरह के बजट की और सूबों को सपोर्ट की ज़रूरत थी और आवाम को रिलीफ की ज़रूरत थी, उसका बजट में कोई शायबा नहीं मिला। लिहाजा हमने बजट प्रेजेंटेशन के फ़ौरन बाद कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ साहब अलील थे, उनको कोरोना का मर्ज लाहक था और वो ऑलरेडी एक्सपोज हैं, वो ऑलरेडी कैंसर के मरीज हैं और अंडर ट्रीटमेंट रहते हैं। तो लिहाजा ऐसे मरीजों के लिए कोरोना एक बड़ा रिस्की इशू हो गया था। लिहाजा हमने ये भी कोशिश की कि हमारी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाए इसकी, लेकिन उनकी बीमारी की वजह से ये डिले हुआ। लाहौर में बिलावल साहब आए, हमारी कोशिश थी, लेकिन बिलावल मियाँ साहब जो हैं, ये 3 या 4 तारीख को उनका जो टेस्ट फाइनल हुआ वो नेगेटिव आया। उसके बाद भी शायद उनको आराम का मशवरा दिया गया था। तो हमारी कोशिश थी और हमारा इस दौरान जो पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं उनकी कॉन्फ्रेंस एक हुई चेयरमैन साहब के साथ, तो उसमें भी कुछ लोगों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जिसको रिपोर्ट किया गया कि शायद पीपल्स पार्टी ने कोई मीटिंग करके ये बातें की हैं। तो वो मीटिंग नहीं थी, स्पोक्स पर्सन के साथ चेयरमैन साहब का रब्ता था और उसमें कुछ लोगों ने अपनी राय देने का सब महत्व होता है, लेकिन चेयरमैन साहब का ये ख्याल था और वो ही हुआ कि जो ही मियाँ साहब सेहतियाब होंगे तो हम इंशाल्लाह इसकी डेट रखेंगे। हम समझते हैं कि हम लेट हो गए, इसको जल्द अज जल्द होना चाहिए, लेकिन मियाँ साहब की बीमारी की वजह से जब APC डिले हुई तो उसके लिए अपोजिशन को एक फोरम पे एक जगह पे इकट्ठा करते हुए उसका इजहारिया जो है वो उस रेजोल्यूशन की सूरत में आया, जो बजट से पहले बजट को मुस्तरद करने के लिए रेजोल्यूशन हुआ और अपोजिशन की सारी जमातों ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो एक इजहार था। और अब हमें तवक्को है कि इंशाल्लाह जल्द अज जल्द 9 तारीख को मौलाना फजलुर रहमान साहब APC कर रहे हैं बलोचिस्तान के इशू पे, उसमें भी शिरकत पीपल्स पार्टी करेगी, लेकिन जो APC बिलावल साहब की मुजव्वज़ा है उसमें बेसिकली इशू है कोरोना, पोस्ट कोरोना सिचुएशन, करंट जो गवर्नमेंट के सूरत हाल है, बजट की जो सूरत हाल है उसका, लोकस का। और कायरा साहब एक बात बताइएगा, JUI भी एक तरफ APC बुला रही है, आपको इनवाइट कर रही है, आप भी एक APC प्लान कर रहे हैं, नून लीग भी कर रही होगी, तो क्या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, यानी ये मुख्तलिफ APC पे हर कोई अलग अलग से लीड करेगा या कोई एक ही शख्स हर APC में लीड करेगा? ये कोई लीड का इशू नहीं होता। APC में सारे ही बंदे जो होते हैं वो इक्वल लेवल पे बैठ के बातें कर रहे थे, जमाती क़यादत बैठती है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इससे पहले APC का प्लान किया हुआ था और वो APC बलोचिस्तान के स्पेसिफिक इशू पे है, तो बलोचिस्तान के क्या मसाइल हैं, उसको किस तरह हल करना चाहिए, उससे अपोजिशन की जमातों को क्या करना चाहिए, उसमें शायद कुछ एजेंडा वो भी हो, जिस तरह 18वीं तरमीम और NFC है, जो हमारी मेन APC का भी एजेंडा होगा। लेकिन ये क्योंकि स्पेसिफिक आइटम है और बिलावल साहब जो कह रहे हैं वो है कि सारी जमातें कौमी तौर पे इकट्ठी हों, और ये हुकूमत जो मुल्क के लिए एक बोझ और एक दलदल बन गई है, इससे निकालने के लिए, इसका खात्मे के लिए क्या किया जाए, इस सारी सूरत हाल को किस तरह केटर पार किया जाए। तो कायरा साहब, इसमें इस जो आप बुला रहे हैं और पार्टी कॉन्फ्रेंस, इस पे तहरीक चलाने का फैसला होगा, अदम एतमाद की तहरीक लाने का फैसला होगा, दोनों में से क्या करेंगे और ये क्या ईद से पहले होगी? देखिए, हमें तवक्को तो है कि ये जल्द अज जल्द होनी चाहिए और इस हुकूमत का खात्मा भी जितनी जल्दी मुमकिन होना चाहिए, क्योंकि हर आने वाला दिन ये पाकिस्तान को नए क्राइसिस को गंभीर करते जा रहे हैं। लेकिन जो ही ये दिन मुकर्रर होता है, APC तय हो जाएगी, APC होगी तो उसके बाद
उस एपीसी में तय होगा। सारी कौमी क़यादत फैसला करेगी कि हमारे पास ऑप्शन क्या है। यकीनन एक बात राणा साहब ने कही, बिल्कुल मैं उनकी बात को पूरी जोर से एंडोर्स करूंगा कि पीपल्स पार्टी किसी ऐसी सूरत हाल में गैर पार्लिमानी या गैर आईनी इक़दाम को ना जिंदगी में सपोर्ट करती है, ना करेगी। हाँ, और ना ही हमारे बाकी दोस्त करेंगे, ना हमारे होते हुए ऐसा हो सकता है। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गैर आईनी और गैर जमहूरी किसी इकदाम को सपोर्ट नहीं करेगी, किसी बुलाई जाएगी तो उसमें सिफारिश ना मुस्लिम लीग करेगी, ना ही मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। हमें कोई तवक्को नहीं कि अपोजिशन की कोई जमात भी ऐसा करेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी की अपनी हिस्ट्री है। हम कोई ऐसी हरकत जो है, बल्कि हमारा मुतालबा क्या है, हम कह रहे हैं कि जी इस मुल्क के जो सो कॉल्ड सिलेक्टर्स हैं उनको भी अब सोचना चाहिए। बहुत तजर्बे कर लिए, बहुत हमने हुकूमतें बना ली, गिरा ली, टांगे खींच ली, उसका कोई फायदा मुल्क को हुआ? कोई निजाम को फायदा हुआ? कोई स्टेबिलिटी हुई? कोई सियासी निजाम में? कायरा साहब, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। कायरा साहब, क्या आने वाले वक्त में पीपल्स पार्टी नून लीग किसी इंतहाबी इत्तेहाद में भी जाती नजर आ रही है? ये बहुत कबल वक्त बातें हैं, ना ही मेरे लेवल की बातें हैं। ये आप जो तजियाकार हैं, आप अपने तजिए कर सकते हैं। मैं क्योंकि अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ, लिहाजा इस बात के ऊपर मैं कोई तबसरा नहीं करता। ये हालात पे डिपेंड करता है। हम एक वक्त में एक दूसरे के सख्त मुखालिफ थे और फिर हम इत्तेहादी भी बने, फिर हम हुकूमत में भी आए, फिर अपोजिशन में गए, और आज हम फिर भी अपनी अपनी जमातों के तहत चल रहे हैं। यानी हालात पे मुनहसर होता है कि आइंदा फैसले क्या होते हैं, इस प्लम पे कौन कौन सी सिफारिशात आती हैं, किस पे गौर किया जाता है। बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, हमें यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना सनाउल्लाह साहब, आज टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के साथ, तो इस गुफ्तगू में आइंदा के लिए क्या किसी हिकमत अमली पर भी गौर किया गया? क्या कोई बातचीत की गई? क्या आने वाले दिनों में APC मुश्तरका तौर पर बुलाई जा रही? जी, इस वक्त अपोजिशन के रहनुमाओं के दरमियान जो है वो APC के इनेकाद के ऊपर ही जो है वो गुफ्तगू हो रही है, बल्कि इसमें कंसेंसस और मुफाहमत जो है वो पाई जाती है। और होपफुली आने वाले 2 वीक्स में जो है वो APC में होने जा रही है। और आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो मियां साहब से बात हुई, यकीन वो भी इसी सिलसिले की बात थी। तो राना साहब, APC को लीड कौन करेगा? क्योंकि माजी में हम देखें तो अकरम खान दुरानी साहब लीड कर रहे थे, लेकिन अब देखें तो मौलाना फजलुर रहमान साहब अलग से APC बुला रहे हैं, पीपल्स पार्टी अलग से सोच रही है, फिर एक जगह मुश्तरका तौर पर भी सोच रही है। क्या सब अलग अलग APC को लीड करेंगे या फिर एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पे एक ही शख्स लीड करेगा और फैसले होंगे? देखें, जब APC का इजलास होगा, भले वो किसी के भी दावतनामे पे या किसी की भी मेजबानी में हो, जब वहाँ पे अपोजिशन की मेन तीनों पार्टीज MLN, पीपल्स पार्टी और UIF मौजूद होगी, इसके साथ उनकी जो छोटी पार्टियां हैं, कोई 2 सीट की, कोई 3 सीट की, जिनकी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी है, जब वो साथ बैठी होंगी तो वो मीटिंग भले होस्ट किसी ने भी की हो या किसी जो है वो मेजबानी पे इकट्ठे हुए हों, तो वो एक मुश्तरका ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ही कहलाएगी। तो इसलिए जहां भी और जब भी इकट्ठे हो जाएंगे तो वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का एक बयानिया या डिक्लेरेशन ही वहां से जारी होगा। तो इस सिलसिले में कोशिश हो रही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मौलाना फजल रहमान की मेजबानी में सब वो लोग इकट्ठे होते हैं या शहबाज शरीफ या बिलावल भुट्टो जरदारी, जब सब इकट्ठे होंगे तो आल पार्टी कॉन्फ्रेंस हो रही है। बिल्कुल ठीक है राना साहब, आल पार्टी कॉन्फ्रेंस हो रही है, अदम इत्मीनान की बातें हो रही हैं, -1 की बातें हो रही हैं। आप समझते हैं क्या मुस्लिम लीग नून इस हक में है कि अदम इत्मीनान की तहरीक लाई जाए, और वो क्या इम्कानात हैं कामयाब होने के? और दूसरा, -1 के फार्मूले पर मुस्लिम लीग नून क्या क्या स्टैंड है? देखिए राना अजीज साहब, आपको इल्म है कि जो अदम इत्मीनान की तहरीक या नो कॉन्फिडेंस की तहरीक है, वो जब भी एक मखसूस तादाद जो कि मेरा ख्याल है 1/5 या 1/4 ऑफ दी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, वो जब पिटीशन जो है वो स्पीकर को पेश करेंगे, उसकी 3 दिन से
पहले नहीं है, 7 दिन के बाद नहीं, वो एक दिन कर करेंगे और उस दिन जो है वो कौमी असम्बली का या पार्लियामेंट का इजलास कराया जाएगा। उसमें 51% लोगों को, यानी अक्सरियत को जो है वो इकट्ठा करने से मुराद ये होगा कि अदम एतमाद हो गया। आप मुझे बताएं कि कौमी असम्बली के 172 मेंबरान वो पूरे हो भी जाए, लेकिन जिस दिन वहां पे काउंटिंग का दिन हो तो गवर्नमेंट जो है वो बीच में से जो है वो 2, 4, 10, 15 बंदे उठा ले, भले जबरदस्ती ही उठा ले, तो वो तो फिर नाकाम हो गई। ठीक कह रहे हैं। गवर्नमेंट के खिलाफ इस तरह की तहरीक जो है उसे लाने से पहले बहुत सारी चीजों को और अवामिल को जो है वो खातिर रखने की जरूरत होती है। तो इसलिए ये ऐसा नहीं है कि आज किसी ने कर दिया तहरीक लेके। राना साहब, एक बात कहिएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF तीनों का स्टांस एक ही है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो नाकाम हो गई, इसकी पॉलिसीज़ गलत हैं, इसने आइंदा के लिए जो हिकमत अमली तरतीब दी है वो गलत है। जब तीनों पार्टीज एक ही चीज़ पर मुत्तफिक हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि मुत्तहिद होने में या APC बुलाने में ताख़ीर हो चुकी, ये पहले हो जानी चाहिए? नहीं, देखिए ये ताख़ीर नहीं, बल्कि इसमें जो है वो यकीनन ये मार्च में ये होनी थी और ये यकीनन ये मार्च में हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा तो अप्रैल का फर्स्ट वीक हो जाता। लेकिन आपके सामने ही है ना, कि आपके सामने है कि इस वक्त जो सोशल डिस्टेंस और कोरोना से रिलेटेड सूरत हाल है, ना कोई रैली हो सकती है, ना कोई जलसा हो सकता है, ना कोई हो सकता है, ना गेट टूगेदर हो सकता है, बल्कि एक बड़ी मीटिंग भी है वो नहीं हो सकती। लोगों की शादियां बंद है, लोगों की खुशी गमी बंद है। यानी कितनी बदकिस्मती है कि जनाजों में जो है वो लोगों ने जाना जो है वो तर्क कर दिया है और शायद राइटली जो है वो अपनी एहतियात के पेश नजर किया है। तो ऐसी सूरत हाल में ये कहना कि ये एक्टिविटीज या ये पोलिटिकल सिनेरियो जो है इसमें जो है वो तो देर हो गई है, मैं समझता हूँ कि वो मुनासिब नहीं है। तो राना साहब, क्या आप समझते हैं कि इस दौर में, इस पेंडेमिक की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पे फायदा हुआ? जी, इसमें जो है वो मौशियत का, इकॉनमी का तो बता उन्होंने पहले ही बैठा दिया था और मुमकिन था कि मार्च अप्रैल में इनके खिलाफ जो है वो अवामी नफरत की बुनियाद के ऊपर इनके खिलाफ जो है वो मूवमेंट सामने आ जाती। और क्योंकि कोरोना की वजह से ऑल एक्टिविटीज ऑफ एवरी सॉर्ट जो है वो हेल्ड इन अबेंस है, तो इसलिए जो है वो कोई का माहौल नहीं बन सका। लेकिन पोस्ट कोरोना सूरत हाल जो है वो भी बड़ी भयानक होगी, वो इतनी भयानक होगी कि शायद जो काम पहले नहीं हो सकता था या अगर होता तो बड़े छोटे पैमाने पे होता, वो अब बड़े ही वसी पैमाने पे उसके होने के इम्कान है। अच्छा राना साहब, ये तो हो गया मुस्लिम लीग नून के। आज एक MP ने गुजरांवाला में खुल के तकरीर की है तहरीक इंसाफ के जलसे में। उन्होंने कहा है कि मुझे इमरान खान की पॉलिसियों पर इतबार है। आपने पहले बड़ा सख्त एक्शन लिया, नोटिस जारी किए, नोटिस के बाद खामोशी हो गई। अब जो लोग मिल रहे हैं मुस्लिम लीग नून, उस पर क्या एक्शन लेने जा रही है? देखें अजीम साहब, खुल के तो इस किस्म की और इस किस्म का इख्तिलाफ जो है आपको कौमी असम्बली के हालिया जो बजट इजलास हुआ है उसमें आपको एक भी इनके 20-22 बंदे नजर आएंगे। लेकिन ये है कि कानून में तो जो एक पार्लिमानी पार्टी से आदमी डिफेक्ट करेगा तो उसके खिलाफ रेफरेंस तो 2 सूरतों में दायर हो सकता है ना, कि वो मनी बिल जिसे बजट रिलेटेड बिल जो है वो कहते हैं, या जो दूसरी सूरत बनती है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस में वो वोट पार्लियामेंट पार्टी की डायरेक्शन के अगेंस्ट है। तो ऐसी सूरत फिलहाल जो है वो इन लोगों ने ऐसी कोई हद अबूर तो नहीं की। हाँ, पार्टी डिसिप्लिन जो है जिसमें इस किस्म की नामुनासिब जो है वो हरकत जो है वो पार्टी के नुकसान का बायस है और पार्टी पॉलिसी ये नहीं है, उसकी ये वायलेशन है। उसके लिए हमने जो इनको पहले नोटिस जारी किए थे, इन्होंने
खालिस्तान पुरादन लिख के भेजा कि जी हम तो सिर्फ अपने काम के लिए गए थे, हम तो पार्टी के साथ हैं, हम तो बड़े कमिटेड हैं। तो उसके बाद फिर मिले थे वो पिछले साल में, तो मेरा ख्याल 10 मरतबा है। ये कब खबर देनी है या नहीं देनी, या कब दिखाने या नहीं दिखानी, ये उनकी अपनी चॉइस होती है। जब किसी इशू के ऊपर से उन्होंने तवज्जो हटानी हो तो इस किस्म की साइड इशूज जो है उनको ये आगे बढ़ा दे। राना साहब, आप जैसा कि कह रहे हैं कि इस माहौल में अवामी तहरीक तो चलाई नहीं जा सकती क्योंकि इकट्ठा नहीं कर सकते। दूसरा ऑप्शन है अदम एतमाद का, तो वो भी अभी ऑप्शन ज़ेरे गौर नहीं है क्योंकि उसके लिए नंबर की तादाद पूरा करनी है। तो नुक्ता ऐसा कौन सा है जिस पे सारी जमातें, अपोजिशन जमातें मुत्तफिक होकर हुकूमत को टफ टाइम दे सकती हैं? क्योंकि हुकूमत तो हालात का भी फ़ायदा उठा रही है, अपोजिशन के रवैये का भी उठा रही है। देखें, वो जो सूरत हाल, जो अफरा तफरी, जो बेचैनी लोगों में है गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियों की वजह से, गवर्नमेंट की बैड गवर्नेंस की वजह से, गवर्नमेंट में मुख्तलिफ माफिया जिस तरह से आजाद है और लोगों को लूट रहे हैं, जिस तरह से महंगाई है, जिस तरह से लोगों की और मुश्किलात हैं, ये वो सारी चीजें हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर अपोजिशन जो है वो मौसर एहतियात या तहरीक जो है वो गवर्नमेंट हासिल कर सकती है। अच्छा राना साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से रब्ता होगा आपका, लाजमी बात, टीम की आदत है आपकी। मियाँ साहब की वापसी के क्या इम्कानात हैं, कब तक मुमकिन है? और मरियम नवाज साहिबा जो है, इनका इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शिरकत या इनका मुतहरक होना, ये कब तक मुतवक्किल है? देखिए, मरियम नवाज साहबा जब पार्टी को जरूरत होगी और जब पार्टी ये समझेगी कि उनको हमने अवामी रास्ते के लिए या पार्टी की कोई भी एक्टिविटी जिसको पार्टी मुनासिब समझे कि उसमें उनके रोल की जरूरत है, तो वो तो उसी वक्त जो है वो मुतहर्रक हो जाएंगी और वो पार्टी डायरेक्शन के ताबे, तो इसलिए उनका तो बाबा का है। जहाँ तक मियां नवाज शरीफ साहब का तल्लुक है, मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ पे अपना इलाज भी करवा रहे हैं और इस हुकूमत का इलाज भी कर रहे हैं। दोनों इलाज मुकम्मल होंगे तो इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है लंदन में बैठ के, आपने जिस तरह कहा, इस हुकूमत का भी इलाज कर रहे हैं, तो कोई ऐसी बड़ी चीज़ तो क्या राना साहब, जहांगीर तारीन और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान मुलाकातों की जो अफवाहें थी उसमें कोई हकीकत है? देखिए जी, मेरे पास कोई इस वक्त इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कि मैं ये कहूँ कि उनकी मुलाकात हुई है, और ना ही मेरे पास उनके मुलाकात ना होने का कोई दलील है या कोई सबूत है। तो बाकी ये है कि जहांगीर तरीन साहब भी वहाँ पे बैठ के अगर उन्होंने वही काम करना है जो मियां नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, तो उन दोनों में जो है वो बाहमी ताअवुन हो सकता है। नहीं, सुनने में क्या है आपके पास, आप इतलात होती है, कोई राब्ते की कोशिश हुई है? जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि उनके दरमियान इन बिटवीन कुछ लोगों की वसावत से रब्ता हुआ है। बराह रास्त उनकी मुलाकात जो है वो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक नहीं। सही। तो राना साहब, ये कहिएगा कि मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत ने जिस तरीके से चीज़ों को डील किया है, ये जो एक तो हिकमत अमली स्मार्ट लॉकडाउन की हुकूमत ने अपनाई वो कैसी रही, और साथ ही साथ ये अशियाए खुरनोश की चीज़ों को जिस तरीके से डील किया गया, चीज़ों की कीमतों में इजाफा किया गया, आप उस पर क्या राय रखते हैं कि वो किस बेहतर तरीके से डील होती तो हालात कुछ मुख्तलिफ होते? देखिए, जो महंगाई है, जो बैड गवर्नेंस है, वो तो आप इनके 2 साल से पिछले 2 साल देख लीजिए, उससे पिछले 2 साल देख लीजिए, या पिछले 5 साल देख लीजिए। तो गंदुम के मामले पे क्या कहेंगे? एहसन इकबाल साहब तो कहते हैं कि माजी में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि गंदुम मार्केट में बाद में आए, गायब पहले। देखिए, पिछले 15 सालों में इस साल पहला साल होगा कि 15-20 साल के बाद के गंदम जो है वो हम इम्पोर्ट करेंगे, इसलिए इनका तो कोई नुकसान हाल नहीं है जितनी बैड गवर्नेंस है। राना साहब, ये तो हो गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, ये गवर्नर बैड गवर्नेंस तो आ गई। मुस्लिम लीग नून की अपनी हिकमत अमली क्या है? अभी आपके मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से भी आप मीटिंग से निकल के आए हैं, अपनी हिकमत अमली नून लीग की क्या है, कानूनी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी?
कानूनी तौर पे तो बिल्कुल हम जो भी ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस या जो भी गवर्नमेंट हमारे खिलाफ बना रही है, हम उसको पूरी सबकदगी से उसको फेस करेंगे और इस बात की भी तैयारी करेंगे कि अगले इलेक्शन में जो है से बेहतर परफॉर्म कर सकते। हम वोट के जरिए तब्दीली ला रहे हैं और वोट के जरिए इख्तिलाफ लाने के नहीं है। हम कोई ब्लडशेड या कोई हम जो है वो ऐसी जो है वो वायलेंट जदोजहद करके तो लड़ाई में आने के हक में नहीं। यानी गैर पार्लिमानी और गैर जमहूरी इकदाम नहीं उठाया जाएगा, जैसा कि कायल कह रहे थे कि गैर पार्लिमानी इकदाम नहीं उठाएंगे, जमहूरी तरीके से ही हम तब्दीली चाहते हैं, वोट के जरिए ही तब्दीली आएगी। इसमें मसलहत ये भी हो सकती है कि अपोजिशन शायद इस वजह से खामोश हो कि हुकूमत ने जितना बैड गवर्नेंस का मुजाहरा किया, अवाम जितना हुकूमत से मुतनफ़र हो चुके हैं, हमें अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत नहीं है, इंतखाबात में वो किरदार खुल के सामने आ जाएगा और हुकूमत शायद सोचती हो कि अपोजिशन इस वक्त चुप बैठी हुई है, हमारे लिए ये अच्छा वक्त है। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी कि नैब ने एक तफ्तीश का अमल जारी रखा हुआ है। वो तफ्तीश का अमल ये है, तहकीकात अब तक ये हुई हैं कि इस्लामाबाद के अंदर बहुत से निजी स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने साथ में ट्रस्ट के नाम पे हुकूमत से जगह बटोरी और सस्ते दामों वो जगह ख़रीदी गई है। इस पर तहकीकात अभी तक की क्या है, ये तो हमारे नुमाइंदा खुसूसी कासिम नवाज़ अब्बासी बताएंगे। सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब से पहले बात कर लेते हैं। राना साहब, अब तक इमदाद के नाम पे बंटवारे होते रहे, लोग खा जाते रहे हैं पैसे। कल जब हमने बताया कि हंगामी बुनियादों पे जो फंड्स इशू होते हैं उसमें खुर्द-बुर्द हो जाती है, अब ये तालीम के नाम पे निजी स्कूल्स जगह को अपनी मिल्कियत में लेते हैं, सस्ते दामों ख़रीद लेते हैं, माफिया यहाँ भी सरगर्म है। हम बचेंगे किधर से? देखें यासर, ये माफिया एक तरफ से सरगर्म नहीं है। एक तरफ तो वो निजी स्कूल वाले जो पैसे देते हैं, ये बाकायदा रकम देते हैं रिश्वत के तौर पे, और दूसरा सरकारी माफिया, दोनों मिलकर ये सब कुछ करते हैं। और अगर आप गौर करें तो जितने निजी स्कूल हैं जिनके मतलब इस रिपोर्ट में आ रहा है कि इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अगर उनमें अगर आप गौर करेंगे तो अक्सरियत आपको किसी न किसी सियासतदान की, किसी ब्यूरोक्रेट्स के करीबी रिश्तेदार की और किसी ताकतवर शख्स की नज़र आएगी। और ये एक जगह नहीं हो रहा, ये चूँकि बड़ा आसान हो चुका है। मस्जिद के नाम पे जगह लेनी, मस्जिद को जगह देना दे, वहाँ पे कुछ बना लेना। मज़ार के नाम पे जगह लेनी, मस्जिद को मिलनी चाहिए जगह, लेकिन अगर उनके नाम पे जगह लेकर कुछ और का इस्तेमाल किया जाए। अब स्कूलों के नाम पर ये सब कुछ होना शुरू हो गया। बेइंतहा स्कूल है। ये तो इस्लामाबाद की एक बात कर रहे हैं, आप लाहौर शहर के अंदर ले लें, आप कराची में ले लें, आप पाकिस्तान के किसी शहर में ले लें, तो सरकारी खाते में इसी तरह चलता है। सरकारी ज़मीनें जो हैं वो सस्ती तरीन रेट्स पर लीज़ पर दे दी जाती हैं, फिर उन पर कब्जे हो जाते हैं, फिर वो करोड़ों रुपए कमाते हैं, बेइंतहा पैसे कमाते हैं फीसों के नाम पे, लेकिन हुकूमत को उसमें कुछ नहीं मिलता। इसलिए कि चोर और चौकीदार का आपस में मिलाप होता है, दोनों आपस में मिले होते हैं, लेने वाला देने वाला दोनों। देखते हैं इस केस में अभी तक तहकीकात क्या कहती हैं। कासिम नवाज अब्बासी साहब, कितने निजी स्कूल ऐसे थे जिन्होंने सस्ते दामों सरकारी ज़मीन जो है वो हथियाई है और इसमें कितने पैसे बतौर रिश्वत दिए गए, अब तक की तहकीकात क्या है? जी बहुत शुक्रिया। अब तक जो है कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब की जानिब से जो तहक़ीक़ात का सिलसिला वो शुरू हो चुका है। इससे पहले भी जो नैब ने इस मामले को टेकअप किया साबिक़ा दौर में भी, लेकिन इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। आप जो चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने इस मामले को टेकअप किया और हमें जो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की, तो हमें ये पता चला कि इस टोटल जो इस्लामाबाद के अंदर 52 प्लॉट्स थे वो स्कूल के नाम पर वो सब्सिडाइज रेट्स पर जो है इन लोगों को दिए गए थे ताकि आप बच्चों को एकोमोडेट कर सकें, फीसिस कम हों और हर सहूलत मौजूद हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक इतना बड़ा माफिया है कि इन्होंने गवर्नमेंट से जगह तो सस्ते दामों ली, लेकिन ये प्रॉपर कारोबार कर रहे हैं और सालाना करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए यहाँ से बटोरे जा रहे हैं। अब इसमें मज़ीद में आपको बताऊँ कि इसमें अभी तक जो 52 प्लॉट्स थे, इसमें 21 स्कूल जो हैं वो तामीर किए गए हैं, बाकी जो प्लॉट्स हैं वो अभी तक खाली पड़े हुए हैं और 3 प्लॉट्स जो हैं वो CDA ने कैंसिल भी किए हैं कि क्योंकि उन लोगों ने प्रॉपर जो टर्म्स एंड कंडीशन थी CDA के साथ डिसाइड थी वो उस पर पूरा नहीं उतर सके। लेकिन दीगर भी जो प्लॉट्स हैं बाकी बचे हुए हैं, उन्होंने भी अभी जो है वो CDA की टर्म्स एंड कंडीशन पर इन स्कूलों की तामीर नहीं शुरू की और वो साल हो गया है
कि ये प्लॉट्स अभी तक खाली पड़े हुए हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि अब नैब ने इस मामले को टेकअप कर लिया है और अब ये इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि कितने प्लॉट्स हैं जो सस्ते दामों दिए गए हैं और कौन कौन सी जगह पर ये प्लॉट्स हैं, क्योंकि ये हमें जो हमने इन्वेस्टिगेशन की उससे ये पता चला है कि F10 के अंदर कुछ प्लॉट्स हैं जो बड़े स्कूल हैं, बड़े नाम हैं उनके, वो वहाँ पे स्कूल के नाम पर, ट्रस्ट के नाम पर उन्होंने पहले अलॉट किए, फिर वहाँ पे प्रॉपर स्कूल बना के फिर उन्होंने महंगे जो हाई फीसिस उन्होंने रखकर तो कासिम ये कहिएगा अब तक की तहकीकात में क्या कोई बयानात भी कलमबंद किए गए? जी बिल्कुल, अब तक जो है वो नैब ने हमें जो पता चला है कि रूट स्कूल सिस्टम जो है कि पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है प्राइवेट स्कूल के हवाले से, वो इस मामले में इन्वॉल्व है और इसी तरह अभी जो है तहकीकात का सिलसिला जारी है और हम भी इस मामले को देख रहे हैं कि और कौन से बड़े नाम हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि इस इस्लामाबाद के अंदर जो ज़्यादातर जो प्लॉट्स दिए गए थे वो पीछे इनके बैकग्राउंड में जाएँ तो सियासी शख्सियात भी इसमें मुलव्वस थी, रिश्वत दे के ये प्लॉट सस्ते दामों अलॉट कराए गए और इसमें और भी बड़े नाम हैं, निजी तालीमी इदारों के बड़े नाम हैं। पुष्पनाही की वजह से ज़मीनें इन्हें अलॉट की गई हैं, सरकारी को भी नुकसान पहुंचाया गया है, तालीम के नाम पे ये धंधा हो रहा है। तालीम तो पहले ही हमारे मुल्क में मुतासिर है, जो निजी स्कूलों में कुछ बेहतर है तो वो इस तरीके से उसे मुतासिर करने में लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया कासिम नवाज अब्बासी इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर की बात करेंगे। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के घरों को जलाया भी जा रहा है, तशद्दुद का निशाना भी बनाया जा रहा है। अब मुख्तलिफ हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जिसमें बज़ाहिर तो जबरो तशद्दुद नहीं किया जा रहा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे हथकंडे हैं जिससे जान खतरे में ज़रूर डल सकती है। राना अजीम साहब, सुनने में यह है कि केमिकल मिला पानी अब मुख्तलिफ जो वादियाँ हैं उनको मुहैया किया जा रहा है जिससे बहुत से अफराद मुतासिर भी हुए हैं। ये कहानी क्या है? देखिए यासर, ये चूँकि पहले इन्होंने तशद्दुद किया, तशद्दुद की इंतहा की, कुछ नहीं कर सके, फायरिंग की, कुछ नहीं कर सके, कर्फ्यू लगाया, कुछ नहीं कर सके। अब इन्होंने क्या किया कि इनके मुताबिक भारतीय जो खुफिया एजेंसीज़ हैं उनके मुताबिक जो वहाँ पे प्रिंट भी हुआ कि जनाब मुख्तलिफ इलाकों से खाना और पानी हुर्रियत पसंदों को जाता था, जिस पर उन्होंने क्या किया, उनको बस एक बहाना चाहिए था। उन्होंने ये किया कि वहाँ पर बाकायदा उन इलाकों में जो 13 से ज़्यादा इलाके हैं और बहुत बड़ी आबादियाँ हैं जहाँ पे हज़ारों की तादाद में एक एक इलाके में मुसलमान और कश्मीरी रह रहे हैं, वहाँ पर जो पानी सप्लाई होता था उसमें जहरीला केमिकल डाल दिया गया। उस जहरीले केमिकल से जो कमज़ोर हजरात हैं उनकी तो डेथ हो जाती है, जो थोड़े से ज़रा मजबूत हैं वो कम से कम बीमार हो जाते हैं, उनको पेट ख़राब हो जाते हैं, हैज़ा हो जाता है और कुछ अरसे बाद उनकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म होने की तरफ चली जाती है। तो 13,000 से ज़ायद, ये बाकायदा वहाँ के अस्पताल की फैक्ट एंड फिगर्स हैं, 13,000 से ज़ायद बड़े बच्चे, बूढ़े, औरतें, ख़वातीन जो हैं वो बीमार हो गए। जब वो बीमार हो गए तो उन इलाकों में जहाँ ये पानी सप्लाई किया गया था, उसके बाद उन इलाकों में जैसे वो बीमार होते हैं तो उनको घरों से बाहर निकलने की भी इजाज़त नहीं थी, यानी कि सख्ती कर दी गई। सख्ती करने के बाद वो उनमें से बहुत से लोग ज़बरदस्ती, जो मरना, जो बेचारा घर के अंदर मार रहा है वो बाहर निकल के मरेगा। जब बाहर निकलते हैं तो उन्हें बाकायदा वो चीज़ फुटेज टीवी पे दिखाई नहीं जा सकती कि उन अस्पतालों के बाहर जो है बेचारों ने खुद अपनी चादरें बिछा कर वहाँ बैठे हुए हैं कि किस तरह हमें अस्पताल के अंदर जाने दिया जाए, जिससे वहाँ पर सैकड़ों के तादाद में डेथ्स हो चुकी हैं। बल्कि एक रेलवे स्टेशन ऐसा मकबूजा कश्मीर का कि जहां पर उस रेलवे स्टेशन के ऊपर जो है 100 से ज़ायद जो है वो लोग ऐसे मौजूद हैं जो ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं, जिन्हें अस्पतालों के अंदर दाखिल नहीं करवाया गया तो बेचारे ट्रेन के स्टेशन पर चले गए कि वहाँ पर ट्रेन पर बैठ के शायद किसी और शहर में चले जाएँ, लेकिन ज़िंदगी इन्होंने इतनी मोहलत भी नहीं दी। ये इतनी खौफनाक साजिश, इतना खौफनाक, इतना जुल्म जो कर रहे हैं। उसके बाद आज जब वहाँ पर बुरहान वानी की बरसी के मौके पर वहाँ पर लोगों ने इख्तिजाज किया कि ये इन इलाकों में जहरीला पानी क्यों किया गया, तो भारतीय फोर्सेस ने फिर फायरिंग की और जब उसके मुकाबले में जब अवाम ने पथराव भी किया, फिर मुजाहिदीन भी आए और मुजाहिदीन ने जो 2 भारतीय फौजी जहन्नम वसल की है उनमें एक की तस्वीर हम दिखाते हैं, जिसे अभी भारतीय मीडिया जो है वो छुपाने की कोशिश कर रहा है। ये वो भारतीय फौजी है जो आज मुजाहिदीन के हाथों अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया, जहन्नम वसल हो गया, क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने उन इलाकों में जहाँ जहरीला पानी सप्लाई किया गया था उसकी निगरानी भी ये कर रहे थे और उन लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने दे रहे। जब जबरो तशद्दुद से अवाम को इलाके से बाहर नहीं निकाल सके, हक़ खुद अरादियत की आवाज़ नहीं दबा सके, तो ये एक नया हथकंडा जा रहा है कि पानी को जहरीला कर दिया जाए ताकि कश्मीरी खुद उस इलाके से मूव हो जाएं। लेकिन ऐसे हथकंडे कश्मीरी ना तो 70 साल पहले अपनी हक़ खुद अरादियत से बाज आए, ना ही अब आएंगे। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।